1986 में अमेरिकन फोर्सेस का लीबिया पर हमला हो, 2002 में इराक पर या फिर 2014 में सीरिया पर, अमेरिका ने जब चाहा मिडल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो पिछली कई दिहाइयों से इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो है ईरान। आज भी अमेरिका और इसराइल ईरान के किले में क्रैक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं हो। तारीख गवाह है कि पिछले 600 सालों से ईरान के बॉर्डर का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पाया। फिर चाहे हमलावर रोमन्स हो, अरब्स हो, तुर्क हो, रशियन हो या फिर ब्रिटिश एम्पायर ही क्यों ना हो, ईरान ने बार बार ये साबित किया है कि वो बड़े से बड़े हमले को भी झेलने की ताकत रखता है। लेकिन आखिर इस ताकत का असल राज क्या है? वो क्या चीज है जो ईरान को बाकी अरब ममालिक से बिल्कुल अलग और सख्त जान बनाती है? तो आइए जानते हैं ईरान के बारे में शॉर्ट टूर के इस वीडियो में। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं उस गिफ्ट की जो ईरान को कुदरत की तरफ से मिला है। ईरान को अगर एक सेंटेंस में समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा किला है। ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाई है। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घिरा हुआ है। साउथ में मौजूद ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो ईरान के साउथ से आने वाले दुश्मनों के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। साउथ वेस्ट की तरफ ये ज़ैग्रोस पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता इराक की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये इतने सख्त और ऊंचे हो जाते हैं कि तुर्की के साथ एक इम्पॉसिबल बॉर्डर बनाता है। जहाँ पहाड़ नहीं है वहाँ दलदली इलाके है, खासकर जहाँ टाइग्रिस और अप्रेटिस रिवर आपस में मिलती है। ये दलदली इलाके भी एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करते हैं। ये बात तो रही इराक और तुर्की के साथ बॉर्डर की। नॉर्थ का रुख किया जाए जहाँ कैस्पियन सी या अजरबैजान है, वहाँ अल्बर्ज माउंटेन रेंज हिफाजत के लिए मौजूद है। ईस्ट की तरफ देखेंगे तो वहाँ छोटी छोटी पहाड़ी रेंजेस ईरान के गिर्द एक रेबन की तरह लिपटी हुई है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है। यानी ईरान को चारों तरफ से इन पहाड़ों ने एक किले की तरह महफूज रखा है, जबकि साउथ में पर्शियन गल्फ इस किले की आखिरी दीवार है। अगर कोई पर्शियन गल्फ से कब्जा करने आता है तो सामने 1.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ है जो तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन एक अहम किरदार अदा करती है। ऐसे ही कुदरती पहाड़ी सिलसिलों ने अफगानिस्तान को भी आज तक महफूज रखा हुआ है, फिर चाहे दुश्मन स्विफ्ट यूनियन हो या फिर अमेरिका। ऐसे ही ये पहाड़ ईरान की सेफ्टी के लिए इतने अहम है कि पिछले 600 सालों से कब्जा करने के लिए जितने भी हमले किए गए वो नाकाम ही रहे हैं। ईरान के बॉर्डर के अलावा अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ 2 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं, दश्ती कावीर और दश्ती लूत। ये इतने बंजर है कि लोग मजबूरन पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। ईरान की टोटल 9 करोड़ आबादी ज्यादातर इन्हीं पहाड़ी इलाकों पर रहती है। यही वजह है कि किसी भी बाहर की फौज के लिए ईरान के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल करना हमेशा से एक खौफनाक ख्वाब रहा है। जमीन से आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरफ लॉजिस्टिक के चैलेंजेस बन सकते हैं तो दूसरी तरफ सप्लाई लाइन की तंगी, तंग रास्ते और सख्त मौसम उनके लिए नए चैलेंजेस खड़े कर सकता है। पर यहाँ कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। यहाँ पहाड़ी सिलसिले जहाँ ईरान की हिफाजत करते हैं वही ये ईरान को कैद भी कर देते हैं। तारीख में देखा जाए तो जब भी ईरान ने वेस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, यही पहाड़ी सिलसिले ईरान के लिए भी बड़ी रुकावट बनी है। यही वजह है कि ईरान अपनी साउथ और वेस्ट में प्रेजेंस बनाए रखने के लिए डायरेक्ट जंग नहीं करता, बल्कि उन्होंने शिया प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौतीस, इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस और पैलेस्टाइन में हमास और इस्लामिक जिहाद। ये तो रहा ईरान की जियोग्राफी का फायदा। अब आते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ का पूरा नॉर्दर्न हिस्सा शुरू से लेकर आखिर तक अकेले ईरान के पास है, जबकि निचले हिस्से को 7 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं: इराक, कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। पर्शियन गल्फ की इस एंट्रेंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं, जिसकी नॉर्थ में सिर्फ ईरान की कोस्ट लाइन है, जबकि साउथ में ओमान का छोटा सा हिस्सा है, और इसी वजह से इस पॉइंट को ब्लॉक करना ईरान के लिए काफी आसान रहा है। और अब आखिरकार उन्होंने ये ऑप्शन यूएस इजराइल हमलों के बाद इस्तेमाल भी कर डाला। ईरान साफ साफ कह चुका है कि अगर किसी भी मुल्क का कोई जहाज हॉर्मुज की तरफ बढ़ा तो उसे टारगेट किया जाएगा। इसे वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेशर में ला सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल और कतर की 90% LNG के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी का 5% इसी हॉर्मुज पे डिपेंड करता है। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमी $120 ट्रिलियन थी और हॉर्मुज बंद होने के बाद इसमें से 6000 अरब डॉलर अचानक से मिट जाएंगे। अगर ईरान पर कोई भी कब्जा या हमला करना चाहेगा तो ईरान के पास हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया को प्रेशर में डालने का एक कीमती एसेट मौजूद है। ईरान के पास तीसरा फायदा है एक बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन का। ईरान का टोटल पैरामीटर 8731 किलोमीटर है, जिसमें से 2815 किलोमीटर समुद्री कोस्ट है कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ पर, यानी ईरान के बॉर्डर का 32% समुद्री कोस्ट लाइन है। और आपको बताता चलो कि ये कोई मामूली कोस्ट लाइन नहीं है। नॉर्मली कोस्ट लाइन के बाद रेत होती है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ पर ईरान ने खुफिया लोकेशन पर मिसाइल बैटरीज नस्ब कर रखी है। यहाँ गारे और कई प्लांट स्पॉट्स हैं जो सैटेलाइट या ड्रोन से देखने पर नजर ही नहीं आते। अगर कोई दुश्मन समंदर से जमीन पर उतर भी जाए तो उन्हें फौरन ही पहाड़ों का सामना करना पड़ता है, जहाँ से अचानक उन पर हमला हो सकता है। जियोग्राफी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और मुश्किल कोस्ट लाइन के बाद ईरान को बाहर के इन्वेडर से बचाने वाली तीसरी शील्ड है वहाँ बसने वाले अलग अलग कौमें। नाजरीन, ईरान एक मल्टी एथनिक मुल्क है, मतलब वहाँ सिर्फ एक कौम नहीं रहती। यहाँ पर्शियन, अजीरी, कुर्द, अरब, बलोच और तुर्कमैन समेत और भी अलग अलग कबीले बसते हैं। जब किसी भी मुल्क की आवाम मुख्तलिफ कौमों को मिलाकर बनती हो तो यहाँ सबसे बड़ा मसला आता है हर किसी को खुश रखना। ये ग्रुप्स अपने अपने राइट्स चाहता है। बेशक ईरान ने सबको शिया मुस्लिम्स के अम्ब्रेला के नीचे एक करके रखा है, लेकिन फिर भी अक्सर यहाँ प्रोटेस्ट देखे जाते हैं। रिसेंटली दिसंबर 2025 में शुरू होने वाले प्रोटेस्ट अभी तक चल रहे हैं, जिसमें अभी तक 7000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। इन सबको कंट्रोल करना और एक अम्ब्रेला के नीचे लाना ईरान के लिए हमेशा एक मुश्किल काम रहा है। कभी एक ग्रुप नाराज तो कभी दूसरा। ये मल्टी एथनिसिटी जहाँ ईरान के लिए एक प्रॉब्लम है, वहाँ बाहर से आने वाले किसी इन्वेडर के लिए उससे भी बड़ा मसला है। जो भी ईरान पर कब्जा करने का सोचेगा पहले तो उसे जियोग्राफी से लड़ना होगा और फिर अंदर के लोगों को एक साथ लेकर चलना होगा, जो कि एक नामुमकिन काम लगता है। यही वजह है कि ब्रिटिश कॉलोनियल दौर में जहां सब कॉन्टिनेंट्स पर ब्रिटिशर्स का राज था, ईरान को कभी कोई अपनी कॉलोनी नहीं बना। इस बात का अंदाजा यूएस इजराइल को भी अच्छी तरह से है। तब भी प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ईरान के लोगों को चाहिए कि वो इस्लामिक रिजीम का तख्त उलट दे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है क्योंकि ईरान को बगैर लोगों की ताकत के हराना नामुमकिन है। ईरान की 95% पॉपुलेशन शिया मुस्लिम है, तो जब भी ईरान पर बाहर से हमला हुआ है तो इस मौके पर ये सारे एक हो जाते हैं। सितंबर 1980 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन ताज़ा आया था तो सद्दाम हुसैन ने सोचा कि अभी ईरान की मिलिट्री बिल्कुल बिखरी हुई होगी और सिस्टम काफी कमजोर होगा। ये सोचकर इराक ने ईरान पर हमला कर दिया, पर जिस जंग को सद्दाम हुसैन ने हल्का लिया था वो अगले 8 सालों तक चलती रही। शुरुआत में इराकी आर्मी काफी अंदर तक घुस चुकी थी, लेकिन 2 सालों में ही ईरान ने अपनी जमीन वापस ले ली। इस जंग में सिर्फ
ایران کی ملٹری ہی نہیں بلکہ عام لوگوں نے بھی جنگ میں حصہ لیا اور سارے ایک امبریلا کے نیچے آ کر جان دینے لگے۔ صدام حسین کو امید تھی کہ ایران کے عرب عراقی سائیڈ میں شامل ہو جائیں گے، کرز ہنگامہ آرائی کریں گے جس سے ایران اندر سے ٹوٹ جائے گا، پر صدام حسین کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ گروپس جن کے آپس میں اختلافات تھے جنگ کے دوران سارے شیعہ مسلمز کی چھتری کے نیچے ایک ہو گئے، جس سے ایرانی نیشنلزم مزید مضبوط ہو گیا۔ 8 سالوں تک چلنے والی جنگ اور 10 لاکھ کیجوالٹیز کے بعد آخر میں عراق بھی تھک چکا تھا اور ایران بھی، پر زمین کا 1 انچ بھی لیے بغیر صدام حسین کو ہار ماننی پڑی۔ ایران کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کی آرمی نہیں، اس کا سائز ہے۔ یہ ملک چھوٹا ٹارگٹ نہیں جس سے چند ہفتوں میں کیپچر کر لیا جائے، یہ 16 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ایک اسٹریٹجک ایریا ہے، یعنی اس میں 2 پاکستان جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی فوج سرحد پار بھی کر لے تو اسے فوراً جیت ملنا ناممکن ہے۔ انہیں صدیوں پرانے پہاڑی راستوں، ریگستانی پلیٹوز اور گہرائی میں موجود شہروں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ کانسیپٹ، مطلب دشمن جتنا اندر گھستا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی سپلائی لائنز لمبی ہو جاتی ہے، فیول اور لاجسٹکس کا پریشر بڑھتا جاتا ہے اور رکاوٹوں کو اور زیادہ وقت ملتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ تہران، اصفہان یا مشہد جیسے بڑے شہر بارڈر پر نہیں بلکہ اندر کی طرف محفوظ ہیں، جہاں پر پہنچتے پہنچتے دشمن تھک چکا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایران کی زمین خود ایک خاموش محافظ کی طرح ہے جو وقت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ شکریہ۔ تو ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔